नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज मैं लाई हूँ क्लास 6 की एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हमें अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा उगाई गई फसलों और पाले गए पशुओं से मिलता है, लेकिन हजारों साल पहले आरंभिक मानव ने ये सब कैसे किया होगा? कैसे उन्होंने खाने योग्य वस्तुएं ढूंढी होंगी? कैसे वे कृषक बने होंगे और पशुपालक बने होंगे? कैसे वो खाद्य भंडारक बने होंगे? तो दोस्तों ये सब चीजें हम जानते हैं आज। कृषक। दोस्तों दुनिया की जलवायु बदलती रही है, साथ ही लोग जिन वनस्पतियों और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे वो भी बदलते रहे। उस समय लोगों का ध्यान कुछ ऐसी बातों पे गया होगा कि खाने जैसे जैसे वनस्पतियां हैं वो कहाँ मिलेंगी, बीज कैसे अपने डंठल से टूट कर गिरते होंगे, गिरे बीजों का अंकुरण और उनसे पौधों का निकलना, कि अंकुरित कब हुए और उनसे पौधे कब निकले, उनके बीज पकने तक इस प्रकार वे कृषक बने होंगे। मतलब वो कृषक कैसे बने होंगे, इसमें भी एक बहुत बड़ा प्रोसीजर होगा कि पहले वो डंठल से टूट के गिरा होगा बीज, फिर वो जो गिरा हुआ बीज है उसमें कैसे वो अंकुरित हुआ होगा, फिर उससे कैसे पौधा निकला होगा और उसके बीज पकने के बाद इस प्रकार वो कृषक बने होंगे। फिर आता है वर्ड पशुपालक। दोस्तों अपने घरों के आसपास शायद उन्होंने जानवरों को रिझाने के लिए या आकर्षित करने के लिए अपने घर के आसपास पालतू बनाने योग्य बनाया होगा। तो उन्होंने उसके लिए क्या किया होगा? उन्होंने अपने घरों के आसपास आसपास चारा रखा होगा जानवरों को आकर्षित करने के लिए। बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को आकर्षित करते होंगे, क्योंकि ये जानवर हमेशा झुंड में रहते हैं, ज्यादातर ये घास खाते हैं और ये हमेशा झुंड में रहते हैं। तो इनको पशुपालकों को इनको पालतू बनाना बहुत ही आसान होगा, तो ये इस तरीके से ये पशुपालक बने होंगे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा करते होंगे। इस तरह धीरे धीरे वो पशुपालक बन गए होंगे। बसने की प्रक्रिया। दोस्तों लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही है। ये करीब 12,000 साल पहले से शुरू हुई थी। याद रखिएगा 12,000 पहले से शुरू हुई थी बसने की प्रक्रिया। वैसे देखा जाए तो हम भोजन करते हैं, उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्तों के बाद भेड़, बकरी, गाय आदि मवेशी आए हैं। उसके बाद कृषि के इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से, किसकी वजह से? बसने की प्रक्रिया ही की वजह से ये सब आए हैं। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में दोस्तों गेहूं तथा जौ आते हैं। जौ और गेहूं सबसे प्राचीन फसलों में आते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जो पहला वीडियो अगर आपने सुना होगा, पहले 2 वीडियो, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा ये चीज। कृषि आरंभिक मानव के लिए एक नई खोज थी, क्योंकि अनाज काटने के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। खाद भंडार बहुत इंपॉर्टेंट है। अनाज को संभाल और बीज को दोनों को ही बचा कर रखने के लिए उन्होंने इस खाद भंडारण की बात सोची होगी। इसके लिए बड़े बड़े बर्तन लाए होंगे वो, और साथ ही साथ टोकरियां बुनी होंगी और जमीन में गड्ढा खोद के उन्होंने खाद भंडारण के लिए, खाद को बचाने के लिए, मतलब खाद भंडारण के लिए, अनाज के भंडारण के लिए चीजें करी होंगी। तो अनाज के उपयोग के लिए उस टाइम दोस्तों देखिए गिफ्ट में और कुछ नहीं चलता था, तो शायद लोग गिफ्ट अनाज के रूप में दिया करते होंगे, बीज के रूप में अनाज का उपयोग करा करते होंगे। अगर हम अनाज के उपयोग की बात करें तो वो शायद बीज के रूप में किया करते होंगे, खाद्य के रूप में, खाने के रूप में किया करते होंगे, उपहार देने के लिए, मतलब किसी को गिफ्ट देने के लिए, और भंडारण के रूप में। भंडारण के रूप में इसलिए कि भंडारा करके, जैसे अगर आप भी कोई चीज रखते हैं कि हाँ जल्दी इसको मतलब इस्तेमाल करी जाएगी बाद में, उससे थोड़ा थोड़ा निकाल के, तो भंडार करके रूप में रख देते थे उसको। ये अनाज के उपयोग होते थे। पशुपालन भंडारण। देखिए पशुपालन भंडारण बहुत ही ज्यादा एक कह सकते हैं कि भोजन का अच्छा स्रोत है, क्योंकि अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त होता है। और यही नहीं कि जानवरों से हमें मांस मिलता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पशुपालन के भंडारण का ये एक तरीका है। शुरुआती कृषकों शुरुआती कृषकों और पशुपालकों को साक्ष्य मिले हैं कि वास्तव में ये स्थान कृषकों और जो पशुपालकों की बस्ती थी। कौन सी बस्ती? मेहरगढ़ है दोस्तों, एक जगह है आधुनिक पाकिस्तान में। यहाँ पे गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी मिले हैं। कोल्डी हवा, कोल्डी हवा आधुनिक उत्तर प्रदेश में ये है। में चावल, जानवरों की हड्डी के टुकड़े मिले होंगे। फिर महागढ़ा एक जगह आधुनिक उत्तर प्रदेश में ही थी, में चावल, मवेशी, मिट्टी पर खुरों के निशान मिले हैं। खुरों जैसे जानवरों के खुर, जो खुर होते हैं दोस्तों, नाखून, खुरों के निशान मिले। गुफ गुफ्टाल आधुनिक कश्मीर में गेहूं और दलहन के साक्ष्य मिले हैं। बुर्ज होम आधुनिक कश्मीर में गेहूं और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भेड़, बकरी के साक्ष्य मिले। फिर हल्लूर आधुनिक आंध्र प्रदेश में ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर के साक्ष्य मिले। पयमपल्ली ये भी आधुनिक आंध्र प्रदेश में है, में काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सुअर के साक्ष्य प्राप्त हुए। ये हम आपको उन जगहों के बारे में बता रहे हैं। ये सिर्फ कुछ जगहें हैं जिनका हमने आपको बताया है, ऐसी कई और जगहें हैं जहां पे अवशेष मिले हैं। कृषकों और पशुपालकों के साक्ष्य
जो कृषकों और पशुपालकों के साक्ष्य पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। उपमहाद्वीप में मैंने आपको बताया था कि दक्षिण एशिया में कौन-कौन सी जगहें आती हैं, ये आपको मैं बता चुकी थी कि भारत, पाकिस्तान जो है ये सब उसी में आती है। आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। ये भी बता दी दिया था मैंने कि एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन जो एशिया एशिया है एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता था बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे उपमहाद्वीप के पाए गए, इसमें मैंने आपको बताया, इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर और पूरी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। यहाँ पर जले हुए अनाज के दानों के अवशेष है। शायद हो सकता है कि उन लोगों ने जानबूझकर ये जलाए हों, ये भी हो सकता है। फिर गर्तवास, गर्तवास एक जगह अभी आपका आएगा। गर्तवास, पहले के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। उनमें इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी, जिन्हें गर्तवास कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम कहते हैं बुर्ज, कह सकते हैं कि बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में, ये एग्जाम्पल दे सकते हैं कि वहां पे ऐसे घर पाए गए हैं। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। शायद मौसम के अनुसार वो लोग घर के अंदर या बाहर आग से खाना पकाते होंगे कि जब ज्यादा पानी बरस रहा है तो उन्होंने शायद घर के अंदर खाना बनाया, जब पानी नहीं बरस रहा है और धूप है, ठंड का मौसम है, तो उन्होंने बाहर खाना बनाया, ये भी हो सकता है। कई जगह से पत्थरों के औजार भी मिले, इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरा पाषाण युगीन उपकरण से भिन्न है, इसलिए इन्हें नव पाषाण युग का माना गया है। ये पुरा पाषाण युग मैंने आपको बताया था, पुरा माने प्राचीन और पाषाण माने पत्थर। पुरा पाषाण युगीन उपकरण से भिन्न इसलिए है, इन्हें नव पाषाण युग का माना जाता है। जो नव पाषाण युग में है, इनके जो औजार मिले हैं, इनमें औजार भी जो है जिनकी धार, उनकी जो धार है उसमें पॉलिश चढ़ाई जाती थी। इनकी धार को अधिक पैना करने के लिए पॉलिश चढ़ाई जाती थी, और ओखली और मूसल का प्रयोग पीसने के लिए किया जाता था। किसको? वनस्पति और अनाज के लिए। तो ये इसी युग में मिला है। नवपाषाण युग में ओखली और मूसल का प्रयोग पीसने के लिए किया जाता था, वनस्पतियां और खाद्य सामग्री को पीसने के लिए। नवपाषाण युग के पुरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले। कभी-कभी इन पर अलंकरण भी किया गया जाता था। मतलब अलंकरण के ऊपर से इनमें उकेरी जाती थी, कोई शायद डिजाइन बनाई गई हो, इस टाइप का मिला होता था। बर्तनों का उपयोग चीजों के लिए किया जाता था, कपड़े बुनने के लिए किया जाता था। बर्तनों का प्रयोग किस लिए करते हैं? चीजों को रखने के लिए करते होंगे, खाद्य सामग्री रखने के लिए करते होंगे, कपड़े बुनने लगे थे, इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पेड़ों उगाए जाते होंगे उस टाइम। फिर दोस्तों एक वर्ड आता है जनजाति। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया है, इनमें प्राय कृषक और पशुपालक समूह रहते हैं, उन्हें जनजाति कहते हैं। प्राय जनजाति के लोग छोटी-छोटी बस्तियों में रहते हैं, ज्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं, और इस तरह के परिवार जनजातियों का निर्माण करते हैं। और इनमें से ही कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता है। वे अनुभवी वृद्ध हो सकते हैं, या योद्धा, नौजवान योद्धा हो सकता है, पुरोहित हो सकता है, या वयस्क महिलाओं को भी उनके ज्ञान के आधार पर या अनुभव के आधार पर विशेष सम्मान दिया जाता है। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं। इनमें इनकी भाषाएं, संगीत, कहानियां तथा चित्रकारी भी शामिल होती है। इनके देवी देवता जो होते हैं वो भी अलग होते हैं। जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ करते हैं। इसमें गरीब और अमीर में के बीच कोई खास अंतर नहीं होता है, इसलिए जनजाति समाज अन्य समाजों से भिन्न होते हैं। तो ये हमने आपको बता दिया कि कैसे भिन्न होते हैं। फिर आता है वर्ड दोस्तों गांव। गांव की ये विशेषता है कि यहाँ रहने वाले अधिकांश लोग, अभी गांव का एक वर्ड आया होगा, आप ध्यान देंगे तो गांव की यह विशेषता है कि यहाँ रहने वाले जो अधिकांश लोग हैं भोजन उत्पादन में लगे होते हैं। मेहरगढ़, मेहरगढ़ वो स्थान है दोस्तों जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना स्टार्ट किया था। मेहरगढ़ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। यहाँ खुदाई में सबसे पहले पुरातत्वविद को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली थी। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां शामिल हैं। उसके बाद भेड़ बकरियों की हड्डियां ज्यादा मिली हैं। इसमें ऐसा लगता है कि लोग मवेशी को पालने लगे थे। और यहाँ पर चौकोर तथा आयतकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे होते थे, जिनमें शायद भंडारण किया जाता हो। किसका भंडारण? खाद्य का भंडारण किया जाता होगा। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं जहां पर लोग मृतकों के साथ, उनके मतलब जब आदमी मर जाता था तो उनकी कब्रों में उसके साथ वो लोग क्या कर देते थे कि उनके सामान रख देते थे कि शायद ऊपर जाएं तो इनको खाना भूख लगेगी। तो एक जगह ऐसा ही हुआ कि बकरी का, एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के लिए खाने के लिए रखा गया होगा। फिर आता है दाओ जली हेडिंग। यह पुरस्कार चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की पहाड़ी पर है। यहाँ खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। कैसे? खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण यहाँ पे मिल रहे हैं। मूसल जिसे कूटा जाता है, जब वनस्पति, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, वर्ड आया था वही। इससे पता चलता है कि यहाँ लोग भोजन के लिए अनाज उगाते होंगे। यहाँ पर जड़ाइट पत्थर भी मिला है। संभवतः ये पत्थर चीन से आया होगा, क्योंकि ये पत्थर चीन में मिलता है, तो जड़ाइट पत्थर भी मिला है यहाँ पे। इसके अतिरिक्त इस पुरास्थल में से कास्टम्स, अति प्राचीन लड़की जो सख्त होकर पत्थर बन गई या बहुत ही ठोस हो गई, उसके औजार के बर्तन भी मिले हैं। तुर्की,
तुर्की नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चतालहुर्क तुर्की में है। दोस्तों पुरास्थल के बारे में आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर दूर दराज स्थानों में से कई चीजें लाई